Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercost and Management Accounting classes. This is class number 2. आई होप आपने क्लास नंबर 1 देख ली है. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ क्लास 1 को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा. क्लास 1 में हमने बच्चे डिस्कस किया था मटेरियल कॉस्ट का एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज़ मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर. मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में हमने बात की थी कि हम एक कंपनी अगर रॉ मटेरियल परचेज़ करती है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, किस पॉइंट पे वो जनरेट होते हैं और किन के लिए जनरेट होते हैं. जैसे हमने बात की थी बच्चे, बिल ऑफ मटेरियल की बात की थी, परचेज रिक्विजिशन की बात की थी, मटेरियल रिक्विजिशन की बात की थी, गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, इन सब डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की थी. हमने बात की थी कि एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, स्टोर्स होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, कोटेशंस आती हैं, वेंडर फाइनलाइज होता है. उसके बाद हम ऑर्डर देते हैं, परचेज ऑर्डर दिया जाता है और हमें माल रिसीव होता है. हम उसके बाद गुड्स रिसीव नोट वगैरह सेंड करते हैं और पेमेंट को प्रोसेस करवाते हैं. ये सब बातें आप लेक्चर 1 में कवर कर चुके हो. आज बच्चे हम जो करने जा रहे हैं वो है वैल्यूएशन. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशन. वैल्यूएशन का मतलब क्या बच्चे, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है आप बुक्स में किस अमाउंट पर शो करेंगे. क्वांटिटी तो चलो ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि जिस रेट पे परचेज किया वही तो दिखाएंगे, इसमें कौन सी नई बात है. नई बात है बच्चे, परचेज से एसोसिएटेड काफ़ी सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो हम परचेज प्राइस में इंक्लूड करेंगे. हाँ, ऐसा होता है. देखिए एग्जाम्पल, देसी सा एग्जाम्पल लेता हूँ. बिल्कुल आप मार्केट में गए लैपटॉप परचेज करने के लिए. आपके सबके पास लैपटॉप होगा बच्चे, आप वो परचेज करके आए होंगे मार्केट से. तो जब आप मार्केट से परचेज करके आए होंगे, सपोज आपको एक लैपटॉप पसंद आता है और उसका परचेज प्राइस है बच्चे आपके लिए 40,000. आपने 40,000 का लैपटॉप परचेज किया. उसके बाद बच्चे आपने एक प्यारी सी पिंक कलर की उसके ऊपर लेमिनेशन भी करवा ली. गर्ल्स तो बिल्कुल, मेरी बहनें बिल्कुल करवाती है लेमिनेशन, बड़े प्यारे प्यारे बना लेती हैं वो लैपटॉप को. तो लेमिनेशन करवाई बच्चे आपने 1000 रुपीज़ की और आपने उसमें एक छोटा सा एंटीवायरस भी इंस्टॉल करवा लिया. एंटीवायरस इंस्टॉल करवाया बच्चे आपने 500 रुपीज़ में और टोटल आपने पेमेंट की 41,500 रुपीज़ की. तो बच्चे आपकी लैपटॉप की कॉस्ट क्या है, आपके लैपटॉप की कॉस्ट बच्चे 41,500 है. अब जाके मम्मी पापा से क्या कहोगे, 41,500 रुपीज़ लगे हैं, बाकी आपके ये लीजिए. और वो शायद कभी कभी होता है वापस देने वाला. तो बच्चे कंपनीज़ में कैसे होता है, हम कंपनीज़ में कॉस्ट कैसे असरटेन करेंगे. अब कंपनीज़ में एक लैपटॉप तो नहीं खरीदा जाता, कंपनीज़ में तो बल्क क्वांटिटी खरीदी जाती है. तो बच्चे होता क्या है, अब आप माल परचेज करते हो, गुड्स परचेज किया आपने, ठीक है, आपने गुड्स परचेज कर ली. अब गुड्स परचेज की वो तो फैक्ट्री में परचेज की जहाँ से आपने परचेज की, वहाँ से लाने के लिए आपको लोड भी करवाना पड़ेगा. माल लोडिंग करवानी पड़ेगी अपने गुड्स की. ट्रक में लोड करवाओगे ना, आप तो खुद तो नहीं ले जाके रख सकते, या कंपनी वाले को कह सकते हो कि तुम लोड करवाओ. नहीं, लोडिंग का भी कॉस्ट बच्चे हमें देनी पड़ती है. लोडिंग के बाद बच्चे क्या लगती है, ट्रांसपोर्टेशन. हम अपने प्लेस पे जब कोई गुड्स को मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है बच्चे. चलो कोई बात नहीं, ये देख लेना, या थोड़ा सा लास्ट में कटिंग हो गया. ट्रांसपोर्टेशन लगी. ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपके साथ क्या लगता है बच्चे, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी हो जाता है. अब ये क्या नहीं भला है, ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है बच्चे, अगर आप कोई गुड्स परचेज करके लेके आ रहे हैं अपने प्लेस पर, तो रास्ते में एक इंश्योरेंस करवाया जाता है कि रास्ते में हमारी चीज़ ख़राब ना हो जाए. प्लस 1 में आई थिंक आपको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से समझाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ. ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है बच्चे, जहाँ से आपने गुड्स परचेज की है वहाँ से लेके अपनी फैक्ट्री तक के बीच का इंश्योरेंस. मतलब उस बीच में अगर कहीं आपकी गुड्स ख़राब हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ बच्चे. जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, एक एजुकेशनल कंपनी है जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह रन करती है. उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए चेन्नई से बसेस परचेज की. उन्होंने 30 बसेस परचेज की बच्चे. 30 बसेस चेन्नई से हरियाणा जब आई थी तो उनके साथ एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ था जो था ट्रांजिट इंश्योरेंस के नाम से.
तो वो ट्रांजिट इंश्योरेंस बच्चे बसेस का क्यों करवाया गया कि चेन्नई और हरियाणा के बीच में काफ़ी सा डिफरेंस है, हो सकता है बीच में कहीं कोई दिक्कत हो जाए, अब इतनी महंगी चीज़ है, हो सकता है कोई डैमेज हो जाए, तो कंपनी को लॉस ना हो इसलिए उन्होंने क्या करवा लिया, एक इंश्योरेंस करवा लिया। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो भी परचेज प्राइस में इंक्लूड होती है बच्चे, बायर को नॉर्मली ये कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हमारे केस में ये ट्रांजिट इंश्योरेंस की कॉस्ट हमने ही पे की थी। तो बच्चे ट्रांजिट इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है आपको। उसके बाद बच्चे क्या होगा, माल हमारे पास पहुंच जाएगा, माल पहुंच जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनलोडिंग भी करवानी पड़ेगी, अनलोडिंग भी करवा देंगे, चलो अच्छी बात है। उसके अलावा ये सब चीज़ें तो है ही है, कुछ टैक्सेस भी होते हैं बच्चे, कुछ पैकिंग भी होती है, तो ये बहुत सारी कॉस्ट होती है जो परचेज से एसोसिएटेड होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी परचेज में और कौन सी नहीं होगी। इंक्लूड करने का मतलब क्या बच्चे, आपने कोई चीज़ परचेज की है 40,000 की, मैं कहता हूँ ये एंटीवायरस की कॉस्ट आपके परचेज प्राइस में इंक्लूड करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो हमारे केस में क्या था बच्चे, इंक्लूड हुई थी। कुछ ऐसे भी चीज़ होगी, कुछ ऐसे भी एक्सपेंस हम करेंगे जिनकी कॉस्ट हमारे परचेज कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, बहुत ही आसान सा और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आता है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट बच्चे, आप जब बुक्स लेने जाते हो, आप 1000 रुपीज़ की कोई बुक देखते हो और 1000 रुपीज़ की बुक जब आप परचेज करते हो, आप कहते हो सेलर से कि ये बुक मुझे चाहिए। सेलर क्या करता है सॉरी 300 लेस करके आपसे 700 ही चार्ज करता है। क्या आपने कोई डिस्काउंट मांगा था? नहीं। ये डिस्काउंट नॉर्मली बच्चे दिया ही जाता है, आपके केस में नहीं, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक डिस्काउंट जनरली दिया जाता है, 10%, 15%, 20%, 30%, एज पर द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड एक डिस्काउंट दिया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट के बच्चे कोई एंट्री नहीं होती है, ये जनरल इन नेचर है, ये कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होता, ये नॉर्मल है, सभी को मिलता है यूनिफॉर्मली। नॉर्मली ये प्राइस इन्फ्लेट कर दिया जाता है पहले ही। अब जो बुक आपको 700 की मिल रही है, क्या आपको लगता है कि वो बुक 1000 की थी और आपको 700 की मिल गई? नहीं, वो पहले से उसका प्राइस इतना इन्फ्लेट कर दिया गया कि कुछ डिस्काउंट हम उसके ऊपर अलाउ कर सकें। और ये डिस्काउंट वेरी करता है बच्चे, जैसे दिल्ली में आप बुक्स परचेज करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ हरियाणा में, वहाँ पे तो 10% देते हैं और कई बार तो 10 भी नहीं देते। तो इसलिए अगर MRP से तो ज़्यादा आप चार्ज कर नहीं सकते, इसलिए प्राइस को थोड़ा सा हाइयर रखा जाता है। अब सपोज उस बुक का प्राइस ही 700 रख दे पब्लिशर्स, तो क्या वो हरियाणा में उसको 700 से फालतू का बेच सकेगा? नहीं बेच पाएगा बच्चे, क्योंकि 700 MRP हो चुका है। तो ब्लैक तो कर नहीं सकता, ब्लैक करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है, इलीगल हो जाएगा ना बच्चे। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, 1000 रुपीज़ बुक का प्राइस रखा, ठीक है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग। दिल्ली है 30% दे दो, कोई और अच्छा एरिया जैसे गुड़गांव है, अपने आसपास का NCR का एरिया है, हो सकता है वहाँ पे 20% मिल रहा हो। अब जैसे ही हम दिल्ली से दूर होते गए, बुक से दूर होते गए, वैसे ही ये डिस्काउंट कम होता जाएगा और अपने हरियाणा में तो आके ये 0 या 10% पे ही रह जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की बच्चे कोई एंट्री नहीं होती है, ये आपको जितना मिल गया बस बात खत्म। उसके बाद आता है बच्चे क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ये क्या होता है, लाइक ट्रेड डिस्काउंट ही होता है ये। क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑल्सो एज डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस। तो ये भी क्या होता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। ये क्वांटिटी डिस्काउंट भी ट्रेड डिस्काउंट की तरह ही होता है बच्चे। इसमें क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या होता है, आपको दो तरह से हो सकता है। सपोज आपने 1000 यूनिट्स परचेज की एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ और आपको बोला गया कि ठीक आप 900 का ही प्राइस पे कर दीजिए, मतलब आप 9000 पे कर दीजिए, तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट है। एक और भी होता है बच्चे क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट एक ये भी होता है, आप 1000 यूनिट्स परचेज करेंगे आपको रेट लगेगा 10 रुपीज़ का। अगर आप 2000 यूनिट्स परचेज करेंगे आपको रेट लगेगा 9.5 का। अगर आप 5000 यूनिट्स परचेज करोगे तो आपको रेट लगेगा 9 का। ये भी क्वांटिटी डिस्काउंट ही कहलाता है। तो बच्चे क्वांटिटी डिस्काउंट भी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है, 100 की कोई चीज़ परचेज किया और उसके ऊपर हमें 10 रुपये डिस्काउंट मिल गया तो हमारी कॉस्ट तो 90 रुपये ही है ना, तो उसमें सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं। थर्ड थिंग आती है बच्चे हमारे पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बच्चे परचेज प्राइस का कैश डिस्काउंट से लेना देना नहीं होता, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके परचेज प्राइस से। कैसे, मैं बताता हूँ। आप लैपटॉप लेके आए 40,000 रुपीज़ का,
आपने इसमें 1000 रुपीज़ की लेमिनेशन करवाई थी और 500 रुपीज़ का आपने एंटीवायरस डलवा लिया था। 41,500 का आपका बिल बना था, ये बिल है आपका। अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, आपको सेलर कहता है देखिए जी, अगर आप चाहे तो 1 मंथ का क्रेडिट ले सकते हैं, आपको मैं 1 मंथ का क्रेडिट दे देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। वो कहता है अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हो तो आप 40,000 में ये सब ले जाओगे, इससे जो ये 41,500 है, आप मुझे 40,000 रुपीज़ दीजिए और ले जाइए। लेकिन अगर आपको 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए तो आपको पूरा 41,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो बच्चे ये क्या चीज़ है, ये डिस्काउंट है, लेकिन ये कैश डिस्काउंट है। मतलब हम सेलर क्या करता है, अपनी कैश रिसीट्स को बढ़ाने के लिए, सो दैट कि अब यार माल उधार बेचेगा तो हो सकता है बैड डेट्स हो जाए, तो बैड डेट्स को कम करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए सेलर क्या करता है, हमें एक लालच देता है कि देखो आप अभी दे जाओ यार। उसको लगता है कि अभी जो मिल जाए, नगद नारायण है, जो अभी मिल जाए वो ठीक है। तो सेलर आपको क्या कहेगा कि सेलर आपको बोलेगा कि मैं आपको इतने % डिस्काउंट दूंगा, आप इंस्टेंटली पेमेंट कर दीजिए मुझे। तो कंपनीज के केस में भी ऐसे ही होता है। हम मटेरियल खरीदने जाते हैं बच्चे, तो मटेरियल जब हम खरीदते हैं तो सेलर क्या कहेगा, अगर आप मुझे कैश पेमेंट करेंगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दूंगा, और अगर कैश पेमेंट नहीं करते, आप 1 मंथ में पेमेंट करते हैं, जैसे 15 डेज या 1 मंथ का ट्रेंड होता है नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में, तो कहते हैं जी आप 1 मंथ में अगर आप मेरे को पेमेंट करेंगे तो मैं आपको किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। ये डिस्काउंट जो 2% है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे को कैश पेमेंट करेंगे। तो बच्चे कैश पेमेंट का परचेज प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। सपोज मैं कोई चीज़ 100 रुपीज़ की परचेज कर रहा हूँ और CD मेरे को मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 2%, तो ये चीज़ मैं इसके लिए कितनी पेमेंट करके आया हूँ, 98 रुपीज़। परचेज प्राइस बच्चे 100 ही है, 2% तो हमारा प्रॉफिट है। किस चीज़ का प्रॉफिट, कैश में पेमेंट करने का। ये फाइनेंस चार्जेस है, ये इंटरेस्ट चार्जेस है बच्चे, ये कोई आपका परचेज का पार्ट नहीं है। आपकी कॉस्ट कितनी है इस केस में, पूरी की पूरी 100। तो कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस एंड हेंस इग्नोर्ड। तो बच्चे आप कैश डिस्काउंट को कभी भी कंसीडर नहीं करोगे। ट्रेड डिस्काउंट को आप डिडक्ट कर सकते हो, कैश डिस्काउंट को परचेज प्राइस से आप डिडक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आती है बच्चे सब्सिडी या ग्रांट या इंसेंटिव। गवर्नमेंट चाहती है बच्चे कि हमारे देश में कम से कम इंपोर्ट हो, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो चीज़ें हमारी बाहर देश से इंपोर्ट हो रही हैं, आप उनका प्रोडक्शन इन हाउस कीजिए। मेक इन इंडिया कंसेप्ट, हमारे जो PM साहब हैं उन्होंने क्या बोला कि आप मेक इन इंडिया कीजिए, सो दैट कि हमें आउट ऑफ इंडिया से कम इंपोर्ट करना पड़े। तो अब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आप उसकी फैक्ट्री डाल देते हैं कि हम इनका प्रोडक्शन करेंगे इंडिया में, तो क्या होता है बच्चे, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, हम आपको सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि बच्चे आप हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव कर रहे हो, आप देश का पैसा बाहर दुनिया में जाने से बचा रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है बच्चे, हम आपको क्या देंगे, कंसेशन देंगे। किस चीज़ में देंगे, रॉ मटेरियल की परचेज पे भी दे देंगे। तो कहते हैं जी अगर आप 1 लाख रुपीज़ का मटेरियल परचेज करते हैं तो हम आपको 20,000 रुपीज़ की ग्रांट दे देंगे। ग्रांट क्या बच्चे, एक किस्म से सब्सिडी होती है। आपको 80,000 की ही पेमेंट करनी है। तो हमें हमारी जेब से कितना गया, हमारी पॉकेट से कितना जा रहा है, 80,000 जा रहा है। और क्या ये मतलब एक बार गए, एक बार गए या नहीं गए, बात मैटर नहीं करता बच्चे। नॉर्मली ग्रांट जो इस तरह की होती है, जो कि आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, वो आपको मिलती है। जब भी आता है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और आपको गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी या ग्रांट मिली है, आप उसे लेस कर देंगे, वो आपकी परचेज का पार्ट नहीं बन सकती। तो एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम अदर सोर्सेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज। आपने 1 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज किया, 20,000 की आपकी क्या हो गई है बच्चे, ये ग्रांट मिल गई है, तो आप इसको लेस करोगे। आपने 80,000 पेमेंट की है, वो पेमेंट ही आपका क्या है बच्चे, आपका वो परचेज प्राइस है, परचेज कॉस्ट है। उसके बाद आती है बच्चे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इसके लिए बच्चे मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ, बिल्कुल आसान है। मैं मटेरियल कॉस्ट की नहीं बात कर रहा, मैं कोई भी एसेट, एनी एसेट, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कभी भी कोई भी एसेट परचेज करते हैं और उसके साथ साथ आप कोई टैक्स की पेमेंट करते हैं, चाहे वो GST हो या कोई भी टैक्स हो, और उस टैक्स का अगर आपको रिफंड मिल जाना है, तो वो टैक्स
आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। मैं फिर से बताता हूँ, आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे वो किसी तरह की हो, मटेरियल कॉस्ट पे तो ये अप्लाई होता ही है। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ते हैं, इंड AS 16 में पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस जो होते हैं जिनका आपको क्रेडिट मिल जाना है, वो रिफंडेबल टैक्सेस आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। जैसे बच्चे GST, अब GST चाहे वो IGST हो, SGST हो, CGST हो, GST आपके सिलेबस में है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चे इसका क्रेडिट मिल जाता है, नॉर्मली इसका क्रेडिट हमें मिलता है। हम मानते हैं कि ये रिफंडेबल टैक्सेस हैं, मतलब हम जब माल परचेज कर रहे हैं, हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम टैक्स पे करके आते हैं, और जब उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड्स बना के उसको सेल करेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स की पेमेंट करनी होगी उससे हम रॉ मटेरियल वाले टैक्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो रिफंडेबल टैक्सेस को कॉस्ट में बच्चे कभी भी ऐड नहीं किया जाता है। रिफंडेबल टैक्सेस को कॉस्ट में ऐड कभी भी नहीं किया जाता है। ये आप अपने माइंड के किसी कॉर्नर में रख लो, बात आपके लाइफ टाइम पूरी थ्रू आउट CA आपके बात काम आने वाली है। तो ये जो GST है अपना बच्चे, ये रिफंडेबल टैक्स है, एडजस्टेबल टैक्स है, इसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन कुछ टैक्सेस होते हैं, जैसे बच्चे रोड टैक्स हुआ, टोल टैक्स हुआ, क्या इसका आपको कहीं क्रेडिट मिलता है? नहीं। ऑक्ट्रॉय है, एंट्री टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स है, कोई भी टैक्स है बच्चे जो इसका आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है और आपने गुड्स परचेज करने के रिगार्ड में उसकी पेमेंट की है, तो उस टैक्स की वो टैक्स की अमाउंट आपकी परचेज कॉस्ट का पार्ट होगी। आई होप आपको ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट समझ में आ गया बच्चे। एक होती है बच्चे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी कॉस्ट का पार्ट होती है, इसका रिफंड हमें अवेलेबल नहीं होता, इसका क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं होता, तो ये आपकी कॉस्ट परचेज प्राइस में ऐड कर ली जाती है। अब बच्चे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जिस टैब पे ये लिख रहा हूँ ना, ये टैब मैंने इंपोर्ट की है, ठीक है। ये टैब है बच्चे, सपोज मैंने इंडियन करेंसी में परचेज की तो इसकी सपोज कॉस्ट थी 25,000 और लगभग इतनी ही इसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। टैक्सेस कौन से बच्चे? ये कस्टम ड्यूटी ही लगी है इसके ऊपर, इतनी ही लगभग इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी है। तो ये मुझे लगभग 50,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ी है इसके लिए। चाइना से इंपोर्ट नहीं किया बच्चे, बेफिक्र रहे, चाइना से मैं कोई चीज़ नहीं मंगवाता, ये किसी और कंट्री से मैंने इंपोर्ट की है। इंडिया में इस ब्रांड की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अवेलेबल नहीं थी और ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, मैंने जब मेरे फ्रेंड से सजेस्ट किया तो ये 50,000 की मैंने पेमेंट की। अब ये 25,000 क्या है बच्चे? ये टैक्सेस हैं और इन टैक्सेस का कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। बेसिकली इसके अंदर कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व थी, तो कस्टम ड्यूटी का कोई क्रेडिट मुझे नहीं मिला। उसके बाद आती है बच्चे पेनल्टी एंड चार्जेस। पेनल्टी एंड चार्जेस भी आपकी कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं होते। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। आप बच्चे बाइक बड़ा पसंद करते हो, आप में से एक बच्चे ने एक बाइक ऑर्डर की BMW की। BMW की आपने US से एक बाइक ऑर्डर की है कि हम बाइक परचेज कर रहे हैं। इस बाइक का इंडिया में प्राइस था, मतलब जो आपने इंडिया में इसकी पेमेंट की, सपोज आपने की 25 लाख रुपीज़। आप इंपोर्ट कर रहे हो, BMW की बाइक है, US से इंपोर्ट कर रहे हो। BMW की आती तो होगी यार, एक दो बाइक्स पे मैंने लोगो तो लगा हुआ देखा था, मुझे नहीं पता आती है नहीं आती। मान लो BMW बाइक बना रही है, ठीक है। तो BMW की आपने 25 लाख रुपीज़ की बाइक खरीदी। अब बाइक आ चुकी है आपकी इंडिया में, कहाँ पर आएगी बच्चे? ये आएगी डॉक पे, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, डॉक पे आ चुकी है बच्चे। ये 6 मंथ हो चुके हैं, आप ये बाइक लेने नहीं गए, नहीं लेने गए, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, आपके CA के एग्ज़ाम थे, आपको लगा यार बाइक तो बाद में चलाएंगे, एक बार पड़ी रहना, तो 6 मंथ बाद लेके आएंगे। 6 मंथ जब बाद आप जाते हो तो डॉक की जो अथॉरिटी होती है, आपकी कस्टम अथॉरिटीज़ होती है, वो कहती है सर 5 लाख रुपीज़ फाइन दीजिए हमें। आप कहते हो किस लिए? कहते हैं यार 6 मंथ हो गए आपकी बाइक को आए हुए, हमने इसको संभाल के रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, इसको मतलब इतनी महंगी चीज़ को हमने एक साइड में रखा संभाल के आपके लिए, फ़ाइन लगेगा। और उन्होंने आपके ऊपर 5 लाख रुपीज़ का फ़ाइन चार्ज कर दिया। आप 30 लाख रुपीज़ की पेमेंट करते हो और अपनी बाइक ले आते हो। अब आप चिल्ला चिल्ला के ये कहोगे कि 30 लाख रुपीज़ की बाइक लेके आया हूँ। बच्चे पड़ोस वाले कहेंगे ना ना, बाइक तो मुन्ना तेरी 25 लाख की है, ये 5 लाख तो तूने अपने मतलब मुंह से जोड़ दिया है, बाइक तो ये 25 लाख की ही आती है। तो बात उनकी भी सही है बच्चे,
आपके लिए 30 लाख की पड़ी होगी, लेकिन अगर कोई आपका पड़ोसी वही बाइक मंगवा ले और टाइम पे अगर कस्टम अथॉरिटी से ले आए तो वो तो 25 लाख की मिल जाएगी। तो बच्चे ये 5 लाख जो फ़ाइन है ना, ये फ़ाइन क्या है, ये फ़ाइन आपका कभी भी कोस्ट का पार्ट नहीं होता। आपने गलती की है, अगर आप टाइम पे ले आते इस बाइक को अपने डॉक से निकलवा के, कस्टम अथॉरिटीज से रिलीज़ करवा के ले आते, तो आपकी 25 लाख की थी। ये तो आपने डिले किया, उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ा। तो डिले करना तो डिले करने की कॉस्ट हुई ना, वो तो आपकी नेग्लिजेंस की कॉस्ट है, परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं होगी। और बताता हूँ बच्चे, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया और सपोज़ आपने कोई जीएसटी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, किसी भी तरह का भी आपने प्रॉपर बिल नहीं लिया या फिर कुछ भी नहीं किया, बिल नहीं लिया या फिर ईवे बिल होता है वो आपने नहीं लिया, तो आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटीज़ ने रुकवाया और आपके ऊपर फ़ाइन चार्ज कर दिया। अब फ़ाइन चार्ज कर दिया तो क्या वो फ़ाइन आपकी परचेज कॉस्ट का पार्ट है? नहीं बच्चे, वो आपकी नेग्लिजेंस है, वो आपकी गलती है, इसलिए आपके ऊपर चार्ज किया गया फ़ाइन। तो फ़ाइन और पेनल्टीज़ कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, ये डीमरेज क्या होता है बच्चे? डीमरेज वही होता है जो मैंने आपको बताया, पोर्ट से अपनी चीज़ को ना लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन में डिले करना, हैंडलिंग में डिले करवाना। तो डीमरेज इज ए पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल आ चुका है, आप उसे अनलोड नहीं करवा रहे, ठीक है, वो शिप में ही माल पड़ा है, तो उसे नॉर्मली बोलते हैं डीमरेज चार्जेस। डिटेंशन चार्जेस, ये भी उसी तरह से बच्चे जो मैंने अभी बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटीज़ ने आपकी गुड्स को डिटेन कर लिया। डिटेन कर लिया मतलब रोक लिया, कन्फिस्केट कर लिया, आगे उसको डिटेन कर लिया, फ़ाइन लगा दिया उसके ऊपर। तो डिटेंशन और फाइन चार्जेस भी आपके कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं होंगे। पेनल्टी है, मैंने बता चुका हूँ, पेनल्टी भी आपकी नहीं इंक्लूड होगी, तो पेनल्टी वगैरह नहीं इंक्लूड होती बच्चे। उसके बाद आते हैं बच्चे अदर एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिलेंगे, अगर इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आता है तो। इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस बच्चे गुड्स की सेफ कस्टडी, सेफली वो हमारे पास तक आ जाए, इसके लिए होता है। तो गुड्स की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है इंश्योरेंस करवाना, तो इंश्योरेंस चार्जेस आपकी परचेज कॉस्ट का पार्ट होते हैं। नॉर्मली हम इंश्योरेंस करके ही अपनी गुड्स को मंगवाते हैं। कमीशन, अब कमीशन किस लिए पे करेंगे? हो सकता है बच्चे रॉ मटेरियल की हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो कि ये किस क्वालिटी का है। जैसे चावल है यार, चावल क्या होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं, 20-30 रुपीज़ किलो से लेके ये आई थिंक 200 रुपीज़ किलो तक के चावल आते हैं। आप देख के अपने सोच सकते हैं कुछ एक्सपर्ट हो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बंदे होंगे चावल को हाथ में लेके बता नहीं सकते कि ये किस क्वालिटी का है, और बिल्कुल दिखने में एक जैसे चावल के रेट में दिन रात का डिफरेंस होता है। तो बच्चे ऐसे मटेरियल को परचेज करने के लिए हो सकता है मुझे किसी एजेंट, किसी एक्सपर्ट की किसी एक्सपर्ट की राय लेनी पड़े, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़े, तो उसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मुझे उसे कमीशन पे करना पड़ेगा। तो उस कमीशन को भी मैं परचेज का पार्ट मानता हूँ। सपोज मैं चावल से कुछ बनाता हूँ, तो मुझे चावल एक प्रॉपर क्वालिटी का चाहिए, अब मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, एजेंट को कहूँगा, या फिर मुझे चावल मिल नहीं रहा तो मैं एजेंट को कहूँगा भाई मेरे को चावल दिला, राइस दिला मुझे। तो ये कमीशन भी पे करते हैं, तो इसका भी ये हमारा क्या होता है, कॉस्ट का पार्ट होता है, ये ऐड होता है। फ्रेट इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ये तो ऐड होता ही होता है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद 2 पॉइंट आपके बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर एंड स्टोरेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके एग्जाम में एक बार इन दोनों के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया कि आप बताइए कि कॉस्ट ऑफ एम्प्टी कंटेनर और शॉर्टेज को आप कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह डील करते हैं, प्लीज एलबोरेट। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या होता है बच्चे? अब देखिए, आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं वो किसी ना किसी चीज़ में आती है, कोई ना कोई बॉक्स होता है, कोई कार्टून होता है, कोई कंटेनर होता है, कोई पेन नीचे चला गया था यार, चलो ठीक है, शुक्र है, सही है। तो बच्चे जो भी आप चीज़ परचेज करते हैं वो आपका क्या होता है, किसी ना किसी कंटेनर में आता है। अब कंटेनर हो सकता है आपकी ही प्रॉपर्टी हो, और हो सकता है वो कंटेनर आपको वापस करना हो, 2 तरह के हो सकते हैं। मैं आपको एलबोरेट करता हूँ। देखिए, कंटेनर है, कंटेनर का मतलब क्या है, बॉक्स। अब बच्चे कंटेनर कैसे होंगे, कंटेनर होगा या तो
रिटर्नेबल। रिटर्नेबल होगा, रिटर्नेबल का मतलब आपको कंटेनर वापस करना है, या होगा बच्चे नॉन रिटर्नेबल। नॉन रिटर्नेबल। अब मैं बताता हूँ बच्चे, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं ये टैब लेके आया बच्चे, इसका जो बॉक्स था बच्चे इतना प्यारा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉक्स और इतना बड़ा कलरफुल बॉक्स, उसके अंदर जो इन्होंने सेगमेंट्स बना रखे थे पार्ट्स को रखने के लिए, मतलब यार उस बॉक्स की कंपनी के लिए कम से कम कॉस्टिंग रहेगी 2000 रुपीज़। इतना बढ़िया बॉक्स था वो। अब मैं वो बॉक्स उठा के, मुझे पता चल गया कंपनी को ये 2000 रुपीज़ का कॉस्ट है इसके लिए, मैं वो बॉक्स उठा के जाता हूँ, मैं कहता हूँ कंपनी ये लो अपना बॉक्स, मुझे तो यार 2000 रुपीज़ वापस कर दो। क्या कंपनी मुझे पैसा वापस करेगी? नहीं करेगी, वो कहेगी भाग जाओ यहाँ से। उसके बाद जैसे बच्चे आप भी कोई चीज़ लेके आते हो, कई बार बड़ा प्यारा सा उसके साथ बॉक्स आता है, तो क्या वो बॉक्स आप कंपनी को वापस कर सकते हो? ऑल्दो उसकी सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है, नहीं कर सकते बच्चे। तो ऐसे कंटेनर को बोलते हैं हम नॉन रिटर्नेबल। तो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर की कॉस्ट क्या होती है? क्या आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। सपोज एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ मैंने कहा आप लैपटॉप लेके आए बच्चे, और लैपटॉप जो आया 40,000 रुपीज़ का था। अब उसका बॉक्स भी तो साथ आया था। क्या आप उसके बॉक्स को, सपोज मैं इसकी पैकिंग बोल देता हूँ और अलग से मैं कहता हूँ उसकी पैकिंग जो हुई थी उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़। टोटल आपको कितने का लैपटॉप मिला? 40,500। क्या आप ये बॉक्स वापस करके 500 रुपीज़ ले सकते हो? नहीं। इसीलिए बच्चे आपकी कॉस्ट क्या है? 40,500 रुपीज़ रहेगी। अगर आप एम्प्टी कंटेनर को वापस नहीं कर सकते, इसका मतलब वो क्या है? नॉन रिटर्नेबल है। और नॉन रिटर्नेबल जो आपके कंटेनर्स हैं उनकी कॉस्ट आपकी परचेज कॉस्ट में इंक्लूड होती है। अब बात आती है बच्चे रिटर्नेबल कंटेनर की। अब रिटर्नेबल कंटेनर की कॉस्ट क्या होती है? अब रिटर्नेबल कंटेनर का मतलब क्या है बच्चे? आप कोई चीज़ परचेज करके लेके आते हो, जैसे बच्चे आपने ऑयल परचेज किया, तो ऑयल परचेज करते हैं, सपोज वो 20 लीटर्स के हमें पैक मिले हैं, ठीक है, और 20 लीटर के पैक में जो कंटेनर आया है, कंपनी ने हमें कहा है कि ये आप खाली बॉक्स हमें वापस करना और 100 रुपीज़ के हिसाब से वापस हमसे रिफंड ले लेना। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? इसका एग्जाम्पल ये बनेगा, हमारा परचेज प्राइस है 20 लीटर वाले बॉक्स का, सपोज 100 के हिसाब से 2000 रुपीज़ का, प्लस में एम्प्टी कंटेनर है बच्चे 500 रुपीज़ का, हमसे चार्ज किए गए हैं 2500 रुपीज़। अब मुझे ये बताइए, क्या ये परचेज कॉस्ट मेरी ये वाली है या ये वाली है? तो बच्चे अब मैं क्या करूँगा? मैं इस कंटेनर को अपने पास क्यों रखूँगा? मुझे क्या करना है यार, मुझे कोई लगाव थोड़ी ना कंटेनर से। तो मैं ये 500 का कंटेनर वापस करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, और जब मैं रिटर्न कर दूँगा तो मैं इसकी कॉस्ट को भी एक्सक्लूड करूँगा। इसीलिए एम्प्टी कंटेनर जो कि आपने वापस कर दिए उसकी कॉस्ट आप एक्सक्लूड करेंगे। मतलब आपका जो प्राइस है, परचेज प्राइस है, कितना है? 2000 रुपीज़ ही है। एक सिचुएशन और लेते हैं बच्चे, आपने परचेज किया 2000 रुपीज़ का और एम्प्टी कंटेनर था उसमें 500 रुपीज़ का, कंपनी ने आपसे 2500 रुपये चार्ज किए। अब कंपनी कहती है देखिए, आप अगर मुझे ये कंटेनर, ये पैकिंग मटेरियल वापस कर देते हैं तो मैं आपको 200 रुपीज़ वापस कर सकती हूँ। मतलब कंपनी आपको कहती है कि आप ये एम्प्टी कंटेनर हमें वापस दीजिए, हम आपको 200 रुपीज़ दे देंगे। तो मैंने वो कंटेनर वापस कर दिया और मुझे 200 रुपीज़ का रिफंड मिल गया। तो मेरे लिए परचेज कॉस्ट क्या है बच्चे? 2300। मतलब सिंपल सा, इन शॉर्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो उसके साथ अगर पैकिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, पैकिंग कॉस्ट, एम्प्टी कंटेनर, कुछ भी बोलिए, अगर उसके साथ पैकिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और उस पैकिंग कॉस्ट को रिटर्न करके अगर आपको कुछ वापस मिल सकता है, कोई रिफंड मिल सकता है, तो आप उसे परचेज कॉस्ट में से लेस कर सकते हैं जब आप उस कंटेनर को वापस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो इसे पढ़ लीजिएगा। नॉन रिटर्नेबल कंटेनर होते हैं कुछ तो, और कुछ होते हैं हमारे रिटर्नेबल कंटेनर। तो नॉन रिटर्नेबल का क्या होगा? ऐड होएगी कॉस्ट। लैपटॉप वाला एग्जांपल बच्चे, लैपटॉप में जो 500 रुपीज़ का बॉक्स था वो ऐड होगा ही होगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको स्क्रैप में बेच सकते हैं। और रिटर्नेबल कंटेनर का क्या होगा बच्चे? रिटर्नेबल कंटेनर की कॉस्ट हम क्या करेंगे? कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे, इसको लेस करेंगे, इज़ नॉट एडिड, ठीक है। उसके बाद मैंने जो थर्ड बात बताई आपको, अगर कोई रिफंड मिलता है, अगर वो पार्शियल रिफंड मिलता है, मतलब हमें कॉस्ट हमसे तो चार्ज की गई 500 रुपीज़,
लेकिन हमें वापस मिल रहे हैं 200 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। बिल्कुल आसान सा पॉइंट था बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आती है बच्चे शॉर्टेज। अब ये क्या चीज़ होती है शॉर्टेज? हाँ जी बच्चे, शॉर्टेज को डील करते हैं। शॉर्टेज क्या होती है बच्चे? शॉर्टेज का मतलब होता है कि आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, आपके पास उतनी क्वांटिटी में वो गुड्स रिसीव नहीं हो रही, उसको बोलते हैं शॉर्टेज। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया बच्चे 10,000 यूनिट्स। अब ये जब रॉ मटेरियल आपके पास पहुंचेगा बच्चे तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अब रीज़न क्या है थोड़ा बहुत कम होने का? इवेपोरेट हो जाएगा, नॉर्मल हैंडलिंग लॉस हो जाता है, चीज़ें उठा उठा के हम लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इस बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमें लॉस हो जाता है। कितना, ये तो डिपेंड करता है बच्चे। जैसे मान लो मैंने कहा कि रॉ मटेरियल ने परचेज तो किया 10,000 यूनिट्स, हमारे पास पहुंचा है ये 9,950 यूनिट्स, तो बीच में क्या हुआ, 50 यूनिट्स हमारी लॉस हुई। इसको बच्चे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं कि नॉर्मली इतना तो हमारा लॉस हो ही जाता है। ठीक है, ये था 10,000 यूनिट्स आपने परचेज की थी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो 50 यूनिट्स का बच्चे आपको लॉस हो गया। तो नॉर्मल है बच्चे, नॉर्मल है बिल्कुल, ये तो होगा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब जैसे कि कार्टून है, कोई कार्टून साइड से फट गया, थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्पॉइल होगी, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, एक नॉर्मल सी लॉस है, इतना तो होगा, हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसका, हम कहेंगे जी देखो 9,950 यूनिट्स हमें मिली है, तो हमें इसका कुछ तो करना पड़ेगा जो ये लॉस हुआ है। हम बोलते हैं कि देखिए हमारी कॉस्ट कितनी थी, हमारी कॉस्ट बच्चे 10,000 यूनिट्स, 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़, और हमें यूनिट्स कितनी मिली है, हमें यूनिट्स मिली है 9,950, या फिर नॉर्मली हमें इतनी मिलती है 9,950 यूनिट्स। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई, हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी बच्चे 1 लाख डिवाइड बाई 9,950, 10 रुपीज़ 5 पैसा, 10 रुपीज़ 5 पैसा पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ जाएगी। मतलब हमने क्या किया, हमने नॉर्मल लॉस को बच्चे कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया। कॉस्ट में एडजस्ट कैसे किया, हमने 10 रुपीज़ की परचेज की थी और अभी हमारे परचेज प्राइस क्या आ रहा है, 10 रुपीज़ 5 पैसा। बच्चे लाइटिंग के लिए मैं थोड़ा सा ना एक बार एसी चला नहीं सकता क्योंकि ओपन रूम है ये, और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, सो मुझे पसीना पहुँचना पड़ रहा है यार, प्लीज़ अवॉइड करना इसको। तो 10 रुपीज़ 5 पैसा आपकी पर यूनिट कॉस्ट रहेगी। ओके, अब लेकिन हुआ क्या बच्चे, आपको एक्चुअल में जो यूनिट रिसीव हुई है वो 8,000 यूनिट ही रिसीव हुई है। अब क्या, अब ये तो ठीक है 50 यूनिट्स बच्चे कम होना नॉर्मल था, लेकिन क्या 2,000 यूनिट्स कम होना नॉर्मल है? क्या 2,000 यूनिट्स आपकी कम आना क्या नॉर्मल है? नहीं, इतनी यूनिट्स नॉर्मल नहीं होती बच्चे। ठीक है, मतलब 50-40 यूनिट हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन क्या 2,000 यूनिट्स हमारी ऊपर नीचे हो सकती है? नहीं। ये कैसे होता है, थेफ्ट होगी। अब जो ड्राइवर माल लेके आ रहा था वो बेचारा किसी होटल पे खाना खाने के लिए रुका, और जब वो वापस आया तो देखता है अरे पीछे ट्रक का तो जो तिरपाल बोलते हैं उसको, बड़ा सा वो एक क्लॉथ होता है उसको तिरपाल बोलते हैं, उसको तिरपाल फटा हुआ था और 1-2 कार्टून आपके गायब हैं। तो बच्चे उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आप कॉस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हम कहते हैं देखिए जी हमारी कॉस्ट कितनी, हमारी कॉस्ट तो थी बच्चे 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और 1 लाख रुपीज़ के लिए हमने क्या कहा था कि हमारी 9950 ये यूनिट्स तो नॉर्मल हैं। तो बच्चे नॉर्मली हमें 9,950 यूनिट्स रिसीव होती हैं, लेकिन इस बार हमें कितनी यूनिट रिसीव हुई है, 8,000। इसका मतलब शॉर्ट कितनी है, 1950। 50 यूनिट्स आपका क्या था, नॉर्मल था,
50 तक तो चल जाता है, लेकिन ये क्या है, ये है एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल है बच्चे, इतनी यूनिट्स अप डाउन कभी भी नहीं होगी आपकी। आपको 1950 1950 यूनिट्स कम रिसीव हुई है, तो बच्चे ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसके लिए आप प्राइस एडजस्ट नहीं कर सकते। अब प्राइस एडजस्ट करोगे तो आपका यार फाइनल प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, फायदा क्या है। तो बच्चे हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखिएगा। हम कहते हैं कि हमारा एडजस्टेड प्राइस कितना था। एडजस्टेड प्राइस मतलब नॉर्मल लॉस को कंसीडर करके हमने 10 रुपीज 5 पैसा पर यूनिट का हमारा प्राइस आया था। अब हमारे पास जो 9950 यूनिट्स है, हम उसको एलोकेट करेंगे। 8000 हमें मिली है, 1950 हमें नहीं मिली, तो इसका ये वाली तो हमारी बच्चे हो जाएगी परचेज कॉस्ट, और ये हो जाएगा बच्चे P&L में। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये अमाउंट आपकी P&L में चली जाएगी, और ये अमाउंट हमारी आ जाएगी परचेज कॉस्ट में। आप समझ गए होंगे आई थिंक। परचेज कॉस्ट में आप उसी आइटम को इंक्लूड करेंगे जो आपको रिसीव हुई है। नॉर्मल लॉस को हम प्राइस में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या है बच्चे, वो तो होना ही है, वो तो होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा। आप उसे अवॉइड कर सकते थे अगर ड्राइवर अपनी नेग्लिजेंस ना करता, उसका प्रॉपर सेफ गार्ड रखता, तो ये लॉस आप अवॉइड कर सकते थे। ये नेग्लिजेंस की वजह से है, इसलिए आप इसे P&L में चार्ज करेंगे, आप इसे रेट में एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी बच्चे, दो चीज़ थी। इसका इस पे एक एग्जांपल भी है, हम अभी करेंगे इसके ऊपर। तो शॉर्टेज हो सकती है नॉर्मल रीजन से। अगर नॉर्मल रीजन है तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप इसे करेंगे कॉस्ट में एडजस्ट, कॉस्ट एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। और अगर ये एबनॉर्मल रीजन से है तो एबनॉर्मल रीजन आप क्या करेंगे बच्चे, एबनॉर्मल रीजंस को आप P&L में चार्ज करेंगे। कॉस्टिंग P&L बोलते हैं इसे, कॉस्टिंग P&L में आप चार्ज करोगे। एक इलस्ट्रेशन है बच्चे, छोटी सी इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, चलो करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। क्या, एक बार रीड कर लीजिएगा। एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या कहता है, आपने 10,000 केमिकल ए की परचेज की है और 8,000 यूनिट्स केमिकल बी की परचेज की हैं। रेट आपको दिए हुए 10 रुपीज़ और 13 रुपीज़, ये आपका परचेज प्राइस है। इसके बाद कहते हैं जी बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का क्या रिफंड अवेलेबल होता है, नहीं होता बच्चे, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी यहाँ पर लग जाएगी। रेलवे फ्रेट लग गया। उसके बाद कहते हैं जी 500 यूनिट ऑफ केमिकल ए, 320 केजीज ऑफ केमिकल बी, आपका क्या हो गया, नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। नॉर्मल है बच्चे, इतना हो ही जाता है, ठीक है। 100% मटेरियल थोड़ी ना रिसीव होता है। 100% तो आप बाइक में जब अपने पेट्रोल डलवाते हो, क्या आपको 100% रिसीव हो जाता है, नहीं, 1-2% तो वो भी उड़ जाते हैं इतने में। उसके बाद क्या होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच मटेरियल केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डेटरिएशन। ये इसका मतलब क्या है बच्चे, कि आपका 2% और भी लॉस होगा, वो भी नॉर्मल है, इतना हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज़ की, स्टेटमेंट बनाएंगे कि हम नॉर्मली हमें कितना माल रिसीव होता है, उसके लिए हम स्टेटमेंट बना लेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट होगा बच्चे, स्टेटमेंट किस चीज की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव यूनिट्स। इफेक्टिव यूनिट्स, हमारे पास दो चीजें बच्चे, केमिकल ए और केमिकल बी। हमने परचेज कितने की, हमने परचेज की बच्चे 10,000 और कितनी की थी बच्चे, 10,000 और 8,000। हमारा नॉर्मल लॉस कितना हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ था हमारा 500 और 320। कितना बचा, 9,500, और ये बच गया हमारा 7,680।
उसके बाद बच्चे प्रोविज़न भी बनाना था एक हमें, नॉर्मल है ये भी, प्रोविज़न एट द रेट ऑफ 2%। ये कितना आएगा 9500 का 2% 190। और नेट हमें कितनी यूनिट रिसीव हो सकती है 9310 नेट यूनिट्स। ये क्या है बच्चे, इतने तो आपको रिसीव हो जाएंगे नॉर्मली। 7680 का 2% आ जाता है 154। ये राउंड फिगर में लेना है बच्चे, आपकी बुक में इसे राउंड फिगर नहीं किया गया, राउंड फिगर में ले लेना है इसको 7526। इतनी यूनिट्स बच्चे आपको नॉर्मली मिलनी है, आपको इतनी यूनिट्स नॉर्मली मिल जाती है। तो ये आपकी क्या आ गया, एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम क्या चेक करेंगे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहली चीज परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी है बच्चे आपकी 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 1 लाख, ये हमारी ए थी। और केमिकल बी में क्या था 8,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 13 था, क्या 13 था 1,04,000। अब उसमें ऐड क्या करेंगे, आइए क्वेश्चंस पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी आगे लिखा हुआ है, क्रेडिट इज नॉट अलाउड, क्रेडिट नॉट अलाउड तो ठीक है कोई बात नहीं। और रेट क्या है हमारा 10% का है, चेक भी कर लो। ये कितना बनेगा, ये 2,04,000 बनेगा। और इसका 10% कितना होता है 20,400, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही है। हम क्या करेंगे ऐड इसमें बच्चे, बेसिक कस्टम ड्यूटी। और ये हमने किस लिए ऐड की है, क्योंकि इसका रिफंड अवेलेबल नहीं है। कितनी कितनी बनेगी 10% के हिसाब से, इतनी बनेगी। उसके बाद बच्चे इसमें कुछ और भी था, फ्रेट था। फ्रेट है बच्चे 3840। अब दोनों यूनिट्स के लिए इकट्ठा है, दोनों आर्टिकल्स के लिए इकट्ठा फ्रेट दिया हुआ है। क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट दूं, नहीं बराबर नहीं बटेगा बच्चे, आप बांटेंगे इसे नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस पे। तो कितना है आपका ये 3840 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 18,000 2133। फ्रेट, फ्रेट किस रेट में बांट रहे हो बच्चे 10,000 इज टू 8,000। ये क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आप नंबर ऑफ केजीज है ये, इसके बेस पे बांट रहे हो। तो ये कितना है बच्चे 2133। और टोटल कितना था ये 3840। वन 707। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, देखो उसको टोटल करके 1,10,000 प्लस में 2133 112133। ये क्या आ गई बच्चे आपकी टोटल परचेज कॉस्ट। उसकी कितनी आ जाएगी 1,04,000 प्लस में 10,400 प्लस में 1707। ये आएगी बच्चे 116107। ये आपकी आपकी बच्चे परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट को आप किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स से। और नंबर ऑफ यूनिट्स आप वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी 93107526, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा देखिए 112133 डिवाइड बाय 9310। 12.04। इलेवन 2133 डिवाइड बाई 9310 12.04। और इसका कितना आ जाएगा बच्चे 116107 डिवाइड बाई 7526। 15.43, ठीक है। ठीक है बच्चे, सही है।
मैं चेक कर रहा था कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो ये आपकी बच्चे दो स्टेटमेंट बनती है, एक में आप क्या निकालेंगे, यूनिट्स निकालेंगे। इन्होंने फ्रैक्शन में लिया होगा बच्चे स्टडी मैट में, फ्रैक्शन में मत लेना, राउंड ऑफ कर लेना इसको। फ्रैक्शन में यूनिट्स लेना कोई लॉजिक बनता नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक है। और ये रेट आएगा आपका, रेट हमारा मैच कर रहा है क्योंकि ज़्यादा मतलब फ्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं था कि हमारे रेट को वेरी कर जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, ये भी आपको करना है आज की ही डेट में। कहते हैं जी, एट व्हाट प्राइस व्हाट पार्ट नंबर 32 वुड बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। आपको एक इनवॉइस रिसीव होता है, कहता है आपका 200 यूनिट्स आपने परचेज की एट द रेट ऑफ 5000 रुपीज़ की परचेज की, अच्छी बात है। कहते हैं डिस्काउंट है, अब ये डिस्काउंट कौन सा है बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या हमारी कॉस्ट का पार्ट होता है, नहीं, हमने लेस किया। अब ये क्या आ गई बच्चे, हमारी कॉस्ट आ गई है। कहते हैं फिर हमने IGST लगाया, इसका रिफंड अलाउड होता है, ये रिफंडेबल है, हाँ कुछ नीचे लिखा भी हुआ है। डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, तो इसका हमें रिफंड मिल जाएगा। तो क्या हमारी कॉस्ट का पार्ट होगा, नहीं, इंक्लूड नहीं होगा बच्चे कॉस्ट में। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पैकिंग चार्जेस है 50 रुपीज़ और क्या है, नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस हैं, तो ठीक है। हमारी कॉस्ट का पार्ट क्या होगा, एक तो हमारी ये परचेज प्राइस है, उसके बाद ये 50 रुपीज़ पैकिंग चार्जेस है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 850 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 200, रेट क्या आ जाएगा 4.25। कुछ था मुश्किल, बिल्कुल आसान था बच्चे, बस इतना। हम आज की क्लास में अपना इतना ही कवर कर रहे हैं बच्चे, थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन कल की क्लास में आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं मिलेगा। कल की क्लास मैं आपसे फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, फॉर्मूले याद नहीं करवाऊंगा बच्चे, याद करवाने होते 10 मिनट में याद करवा देता, आपको रटवा देता, लेकिन याद रखिएगा मेरे पूरे सिलेबस में मैं आपको एक भी चीज़ नहीं रटवाऊंगा, समझा के करवाऊंगा, आप उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। और एक बार अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बिलीव मी, आप उसकी जब भी रिवीजन करेंगे आपको ये याद नहीं करेगा कि ये क्या चीज़ था, रीऑर्डर लेवल था, रीऑर्डर क्वांटिटी था, मिनिमम लेवल था, मैक्सिमम लेवल था, नॉर्मल लेवल था, नहीं। एक बार आपके माइंड में लॉजिक बैठ गया तो उसके बाद आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी रटवाऊंगा नहीं। तो कल की क्लास प्लीज एक प्रॉपर अटेंशन से देखिएगा, अपने घर वालों को बोल दीजिएगा कि एक बार बीच में ना आए जब मैं क्लास देख रहा हूँ, और ये पीछे की 2 क्लासेज आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।